आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज की क्लास की वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही दे पाते हैं, अपने आप को जांच करिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि डेली के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है। तो कैसे आपको फ्री में पीडीएफ प्राप्त होगा मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का सेशन को शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, पुरुलिया किस राज्य का नृत्य है? पुरुलिया किस राज्य का नृत्य है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का नृत्य है कौन सा? पुरुलिया। तो ये आप याद रखिएगा। देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न को। 2 नंबर में जाट जटिन लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जाट जटिन लोक नृत्य निम्न में से कौन से राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य से संबंधित है कौन सा लोक नृत्य? तो जाट जाटिन लोक नृत्य। देखते हैं आज का 3 नंबर प्रश्न। तो पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा निम्न में से कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है कौन सी भाषा? पंजाबी भाषा। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 4 नंबर प्रश्न का। तो यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 1928 में यंग यूरोप की स्थापना हुई थी। तो ये आप याद रखें। बात करें आज का अगला प्रश्न का। तो 5 नंबर में यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मेजनी यंग यूरोप का संस्थापक था। बात करें 6 नंबर प्रश्न का। तो स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 1857 में स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो ये आप याद रखें। बात करें 7 नंबर प्रश्न का। तो हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे। तो ये आप याद रखें। बात करें 8 नंबर प्रश्न का। तो किताब उल हिंद किसकी रचना है? किताब उल हिंद निम्न में से किसकी रचना है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अल बरूनी का। किसका? अल बरूनी का है। किताब उल हिंद की रचना किसका है? अल बरूनी का। तो ये आप याद रखिए। प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको सेशन अच्छा लग रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सिलेक्टेड प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 9 नंबर प्रश्न का। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो 10 नंबर में शक स्वंत की शुरुआत किसने की थी? शक स्वंत की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कनिष्क। वहीं अगर बात करें 11 नंबर प्रश्न का। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है निम्न में से कहाँ स्थित है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कोयम्बटूर में स्थित है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र।
देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो 12 नंबर में है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि निम्न में से किसे कहा जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। 15 नंबर में, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन है? भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है, तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो समुद्री मार्ग से भारत की खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया? समुद्री मार्ग से भारत की खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पुर्तगाल के नाविक ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज सबसे पहले किया, तो ये आप जरूर याद रखें। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो पर्शिया किस देश का पुराना नाम था? पर्शिया किस देश का पुराना नाम था? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ईरान का। जी हाँ, ईरान का पुराना नाम क्या था? पर्शिया। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा है? यानी भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना है कौन सा है? तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चैत्र। जी हाँ, चैत्र जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना है, तो ये आप याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 19 नंबर में, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। डिमोस। जी हाँ, डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है या कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ऐसे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति। जी हाँ, भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं, तो ये आप याद रखें। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो अनुच्छेद 161 के तहत किसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 161 के तहत किसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल को। जी हाँ, अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है किसे? राज्यपाल को। वहीं अगर बात कर ले राष्ट्रपति जी का, तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। देखते हैं आज का 22 नंबर प्रश्न को। तो 22 नंबर में, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी पिगमेलियन और पार्सन्स पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, तो ये आप याद रखें। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो मुद्रा की दशमलव प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई? मुद्रा की दशमलव प्रणाली किस वर्ष में शुरू हुई? तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, 1957 में मुद्रा की दशमलव प्रणाली शुरू की गई थी, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। 24 नंबर में, गणपति भजन किस राज्य का लोक नृत्य है? गणपति भजन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात का लोक नृत्य है गणपति भजन, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। आप बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। वहीं अगर बात कर ले ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी का, तो माउस, माइक, कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, तो ये भी आप याद रखिए। मैं आपको बताते चलूं
कि अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग जरूर पूछें, मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं। अगर कोई सवाल होता है आप लोगों का तो मैं जवाब भी देता हूं। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। अब यहाँ से हम लोग सामान्य विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे। तो 26 नंबर में हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, आयरन उपस्थित होता है किसमें? हीमोग्लोबिन में। ये आप जरूर याद रखिएगा। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है निम्न में से किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। कौन सा बम? हाइड्रोजन बम। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भौतिकी के जनक के रूप में निम्न में से किन्हें जाना जाता है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, आइजैक न्यूटन को भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर बात कर ले ऑप्शन ए का, तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है इन्हें। बात करें ऑप्शन सी का, तो जीव विज्ञान का जनक। और बात करें ऑप्शन डी का, तो ओलिनारेस, ओलिनारेस जो कहा जाता है ये पर्यावरण विज्ञान का जनक कहा जाता है किन्हें? ओलिनारेस जी को। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, जी हाँ साथियों, तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक निम्न में से क्या है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, मीथेन। जी हाँ, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। वहीं अगर बात करें एलपीजी का, तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, तो ये भी आप जरूर याद रखें। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड जो पाया जाता है निम्न में से किसमें पाया जाता है? चींटी में या बिच्छू में या दोनों में? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जी हाँ, ए और बी दोनों, यानी चींटी और बिच्छू में दोनों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, तो ये भी आप याद रखें। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो मानव शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, यकृत। जी हाँ साथियों, मानव शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है? यकृत है। वहीं अगर बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, हृदय जो है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से अदिश राशि का उदाहरण है, निम्न में से अदिश राशि का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तापमान जो है अदिश राशि का उदाहरण है। वहीं अगर बात करें वेग का, समवेग का और बल का, तो ये सदिश राशि का उदाहरण है, तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, तो ये इसलिए आप याद रखें। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डैश होगा? एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 0 होगा। जी हाँ साथियों, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण जो होगा 0 होगा। बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा जो होता है किसके बराबर होगा निम्न में से? आप इस प्रश्न को इंटर में भी पढ़े होंगे, अगर साइंस लेकर के पढ़े होइएगा तो, मैट्रिक में तो जरूर पढ़े होंगे, यानी 10th क्लास में, 9th में भी पढ़े होंगे, और अभी भी आपको पढ़ना ही पड़ रहा है, तो इसलिए आप जरूर याद रखिएगा। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर, तो ये आप याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 36 नंबर में 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? ये भी प्रश्न आप पढ़े होंगे 10th में भी, 9th में भी, और साइंस लेकर पढ़े होंगे इंटर में तो इंटर में भी। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 746
वाट होता है 1 हॉर्स पावर बराबर, तो ये भी आप याद रखें। बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो कौन सी गैस चूने की पानी को दुधिया बना देती है? निम्न में से कौन सी गैस जो है चूने की पानी को दुधिया बना देती है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। CO2 जो है चूने की पानी को दुधिया बना देती है। बात करें 38 नंबर प्रश्न का, तो कोल गैस में उपस्थित घटक का चयन करें। कोल गैस में उपस्थित घटक निम्न में से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में मीथेन, बी में हाइड्रोजन, सी में कार्बन डाइऑक्साइड और डी में ये सभी, यानी इनमें से सभी। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी जो है कोल गैस में उपस्थित मुख्य घटक है, तो ये आप याद रखें। बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा अर्ध धातु का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा अर्ध धातु का उदाहरण नहीं है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। SN यानी टीन जो है अर्ध धातु का उदाहरण नहीं है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। बात करें 40 नंबर प्रश्न का, तो किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी है, तो ये आप जरूर याद रखिए। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो अच्छी बात नहीं है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक इतना पढ़ लिया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, क्या अच्छी बात है? नहीं ना? तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए यहाँ से अब हिंदी के प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं हिंदी के प्रश्न को। बात करें 41 नंबर प्रश्न का, तो इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है? प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा विशेषण जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, कश्मीरी। जी हाँ, कश्मीरी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें 42 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से बहुवचन का चयन करें, यानी कौन सा शब्द जो है बहुवचन है, ये आपको पहचान करना है, बताना है। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, दर्शन। जी हाँ, दर्शन बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दर्शन जो है बहुवचन शब्द है, तो इसलिए आप जरूर याद रखें इसे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 43 नंबर में आग डैश शब्द है। आग जो शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है आग शब्द। बात करें आज का अगला प्रश्न को। 44 नंबर में निम्न में से धरती का पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से धरती का जो पर्यायवाची शब्द है कौन सा है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, वसुधा। जी हाँ, वसुधा जो है धरती का पर्यायवाची शब्द है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। लेकिन बात करें ऑप्शन ए का, तो फलक आसमान का पर्यायवाची शब्द है, नयन आंख का पर्यायवाची शब्द है, और पतंग किसका पर्यायवाची शब्द है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। HW के तौर पे इस प्रश्न को आपको दिया जा रहा है कि पतंग जो है ये कौन से शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 45 नंबर में कुलांगर शब्द का अर्थ है। कुलांगर शब्द का जो अर्थ होगा निम्न में से कौन सा होगा? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, अपने कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगर कहलाता। तो ये आप जरूर याद रखें। तो कुलांगर का जो कुलांगर शब्द का जो अर्थ होगा क्या होगा? अपने कुल का नाश करने वाला व्यक्ति होगा, तो ये आप याद रखें। बात करें 46 नंबर प्रश्न का, तो तालाब के पर्यायवाची शब्द है। तालाब के पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए में सरोवर, बी में पोखरा, सी में सरसी और डी में इनमें से सभी। तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को जरूर याद हो गया होगा। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी जो है तालाब के पर्यायवाची शब्द है। बात करें 47 नंबर प्रश्न का, तो लघु का विलोम शब्द है। लघु का जो विलोम शब्द होगा निम्न में से कौन सा होगा? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जी हाँ, दीर्घ जो है लघु का विलोम शब्द है। बात करें 48 नंबर प्रश्न का, तो शंकर शब्द का पहचान करें। शंकर शब्द का पहचान करना है निम्न में से
तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। जी हाँ, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी शंकर शब्द है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बता देते हैं कि शंकर शब्द कहते किसे हैं। तो दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे शंकर शब्द कहते हैं। तो इसमें रेल जो है, रेल अंग्रेजी शब्द है, वहीं गाड़ी जो है सो हिंदी शब्द है। तो दोनों शब्दों से मिला है क्या, तो क्या बना, रेलगाड़ी। तो इसलिए शंकर शब्द कौन सा होगा, रेलगाड़ी होगा। तो ये आप जरूर याद रखिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 49 नंबर प्रश्न का, तो मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का क्या अर्थ है। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का क्या अर्थ है, क्या अर्थ होता है, बतलाइए। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जी हाँ, घूस देना। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप जरूर याद रखें। देखते हैं आज का 50 नंबर प्रश्न को। तो घर घाट एक करना, घर घाट एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है। घर घाट एक करना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा निम्न में से कौन सा होगा। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कठिन परिश्रम करना, घर घाट एक करना मुहावरे का सही अर्थ होता है। तो ये थे आज के क्लास के वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो पीडीएफ लेना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी करें, ताकि उनको भी यहाँ से लाभ मिल सके। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करके डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।